नमस्ते बच्चों। आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन इस अध्याय में अपन पिछले वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भारत में अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने की दृष्टि से आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति के ओर हम आगे बढ़े हैं। जैसा कि अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया एक अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में विश्व के सामने एक नया स्वरूप आया था। उसी अनुरूप भारत जैसे देश ने भी नियोजन की इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया और आज़ादी के बाद भारत के सुनहरे भविष्य को देखने की दृष्टि से और देखे गए सपनों को साकार करने के लिए सरकार द्वारा इस नियोजन प्रक्रिया के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। तदनुरूप प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करके तदनुरूप सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया गया और इस नियोजन प्रक्रिया के अनुरूप प्रमुख उद्देश्य क्या क्या निर्धारित थे जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे, उनका वर्णन इस प्रकार से है। आर्थिक नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जो उद्देश्य हैं उनमें पहला है आर्थिक विकास के सोचे गए लक्ष्यों की प्राप्ति करना। दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना, अर्थात गरीबी से निजात पाना। तीसरा है आय की असमानताओं को कम करते हुए गरीबी और असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना। चौथा उद्देश्य था मानवीय पूंजी का सदुपयोग करते हुए रोजगार के नवीनतम अवसरों की उपलब्धता हासिल करना। पांचवा बिंदु था खाद्यान्न व्यवस्था में आत्मनिर्भरता तथा औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन की दृष्टि से भी हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करें और परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण अपनाना। सातवां बिंदु था देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को हम पा सकें। आठवां बिंदु था देश में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से आर्थिक विकास को हासिल करना। और नौवां बिंदु था ग्रामीण एवं सामुदायिक सेवाओं को विस्तारित करते हुए ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना। और 10वां बिंदु था भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना। इस प्रकार से नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जो निर्धारित लक्ष्य किए जाते थे प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन उद्देश्यों के बिंदुओं के आधार पर कार्य करना ताकि हम एक अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और हम अर्थव्यवस्था के सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करके विकास की दर को बढ़ाते हुए देश में हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को विकसित कर सकें। आदि बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस प्रक्रिया को अपनाया गया और एक सुव्यवस्थित तरीके से अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास
किया गया, जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का माध्यम चुना गया। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो आर्थिक विकास की रणनीति के अंतर्गत इन्हें अपनाया गया था, तो देश में अब तक इस प्रकार की 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है और इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हम एक सुव्यवस्थित विकास की ओर अग्रसर हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ राजनीतिक अव्यवस्थाओं के कारण इन पंचवर्षीय योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि देश में संचालित पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया किस प्रकार से रही। जैसा कि हम जानते हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं के लगातार संचालित होते होते बीच के कुछ कालखंड में इनमें कुछ बाधाएं आई, जिसके अंतर्गत एक दृष्टिकोण आया है भारत पाकिस्तान का युद्ध, बीच में सूखे एवं मूल्य वृद्धि जैसे संसाधनों की कमी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना प्रक्रिया को संचालन करने में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप 1966 से 69 तक बीच में 3 वर्ष के कालखंड के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस प्रतिवर्ष योजनाओं को जो बनाया गया, उस कालखंड को योजना अवकाश कहा गया। अर्थात जो अनवरत 5 साल की योजना बननी थी वो नहीं बनी और एक एक साल के लिए योजना बनाई गई और उस कालखंड को अवकाश काल के रूप में माना गया। इसके बाद तत्कालीन जनता सरकार 1980 में आई और उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसे स्थगित करते हुए समय से पहले ही समाप्त करके 1978 से और 1983 के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई, जिसको अनवरत योजना का नाम दिया गया। अब अनवरत योजना क्या होती है? किसी चालू योजना को बीच में स्थगित करते हुए एक नवीन लक्ष्यों के साथ में नई योजना प्रारंभ कर देना, उस स्थिति को हम अनवरत योजना कहते हैं। इसके बाद 1980 में आई कांग्रेस सरकार ने इस अनवरत योजना की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना घोषित की गई और उसके अनुरूप ही आगे हम बढ़ते रहे, जिसके अंतर्गत 78-79 के पंचवर्षीय योजना के जो बकाया जो लक्ष्य थे उनको भी इसी में ही समाहित कर दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश में तेजी से बदलती हुई राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 से में आई 8वीं पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ नहीं की जा सकी। अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल भी शिथिलता की ओर रहा और धीरे धीरे आगे जब हम बढ़े तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो आधार या निर्धारित लक्ष्य तय किए गए, उसका उद्देश्य था आधार अधिक तीव्र एवं समावेशी, पोषणीय एवं धारणीय विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया कि विकास कैसा होना चाहिए, पोषणीय एवं सतत धारणीय होना चाहिए। और इस योजना काल में जीडीपी को अर्थात सकल घरेलू उत्पाद को 8% तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही देश में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और देश में गरीबी निवारण और बेरोजगारी को दूर करने जैसे एक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ में 12वीं पंचवर्षीय योजना को संचालित किया गया। इस प्रकार से भारत में एक पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास रहा है। सरकार के द्वारा इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मॉनिटरिंग संस्था का गठन 1950 में किया गया, जिसको एक नाम दिया गया योजना आयोग। और उस योजना आयोग
की कार्यप्रणाली के आधार पर ही इन पंचवर्षीय योजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों को आवंटित किया जाता था। लेकिन 1914 में 2014 में आई नई सरकार ने इस योजना आयोग की कार्यप्रणाली को बदलते हुए एक इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया और उसके आधार पर नीति आयोग नामक संस्था को स्थापित किया गया, जिसका कार्य था भारत के लिए राष्ट्रीय एकीकरण और रणनीति का कार्य करना। तो नीति आयोग की स्थापना क्या है, देखिए इसमें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई और इस आयोग का प्रमुख कार्य था भारत सरकार के लिए दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करके नई रणनीति के साथ में तकनीकी सलाह प्रदान करने का रहेगा तथा इस नीति आयोग के जो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं जिनके ऊपर ये मूल भावना से कार्य करेगा, उनमें 2 बातें शामिल रखी गई और एक बात है टीम इंडिया हब तथा देश में ज्ञान और नवाचार का हब कैसे विकसित हो इस पर जोर देना। इसलिए भारत सरकार की यह योजना एक थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत करना के साथ साथ सहयोगपूर्ण संघवाद की दशा में एक क्रांतिकारी सुधार प्रक्रिया के रूप में जाना गया या जाना जाता है। नीति आयोग की जो प्रक्रिया को अपन देखते हैं तो वर्तमान में इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होंगे, जिसके अंतर्गत वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं और एक इसका संचालनकर्ता के रूप में एक उपाध्यक्ष होगा जो इसकी कार्यप्रणाली को संचालित करेंगे तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को इसका सदस्य बनाया गया और जिसके अंतर्गत आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार करके सरकार के सामने निर्धारित लक्ष्यों का खाका तैयार करके रखता है। तदनुरूप भारत सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए आर्थिक अवधारणा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्णय लेकर के कार्यों को अंजाम देने में सफल होती है।